हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 पर स्वागत है। हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने पावलोव और थॉर्नडाइक का सिद्धांत को पढ़ा। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन सारे सिद्धांतों से एग्जामों में क्वेश्चन आता रहता है। एक नंबर का कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इन सिद्धांतों के बहुत सारे नाम है, कभी उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी किन पर प्रयोग किए थे ये पूछ लिया जाता है, कभी इनकी बुक पूछ ली जाती है, तो कभी इनकी सिद्धांतों में जो कि पॉइंट है उनसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो आज हम लोग स्किनर के सिद्धांत को पूरा कवर करेंगे कम टाइम में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत देखते हैं। इनका कौन सा सिद्धांत था? स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के और भी नाम है, पहले इनका परिचय हम लोग देखते हैं। इनका पूरा नाम था ब्योरहस फ्रेडरिक स्किनर। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो क्या नाम था? ब्योरहस फ्रेडरिक स्किनर। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक भी अमेरिका के थे और ये भी अमेरिका के हैं। इनकी बुक कौन कौन सी है? इनकी बुक है, एक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी बुक है इनकी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। फिर अगली बुक इनकी कौन सी है? अगली है ये इनका उपन्यास है वाल्डन टू। फिर ये 3 बुक हो गए। अब इस सिद्धांत के और अन्य नाम क्या-क्या हैं वो देखते हैं। इस सिद्धांत को अन्य और किन-किन नामों से जाना जाता है? पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। फिर तीसरा है नैमित्तिक अनुबंधन। फिर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कभी-कभी ये क्वेश्चन पेपर में पूरा ये इसको हिंदी में ही लिख करके दे देता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? तो किसकी है? स्किनर की है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये ऑपरेंट जो है ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है। तो ये है स्किनर की। फिर है आरएस थ्योरी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहते हैं और स्किनर के सिद्धांत को आरएस थ्योरी कहते हैं। ये हो गए। फिर देखते हैं स्किनर। स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी थे। फिर स्किनर ने व्यवहारों का 2 प्रकार से वर्णन किया। कौन कौन से इन्होंने 2 व्यवहार बताए? पहला बताया है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। कौन सा? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। दूसरा है सक्रिय व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। 2 प्रकार के होते हैं व्यवहार। कौन कौन से? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, इसकी इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। क्योंकि कई बार एग्जामों में ये इंग्लिश जो है इसी को हिंदी में लिख करके दे देता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है और ऑपरेंट बिहेवियर क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना जरूरी है। फिर है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते किसे हैं, ये देखते हैं। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ये जो व्यवहार होता है इस प्रकार के व्यवहार में उत्तेजना का नियंत्रण होता है। यह व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में होता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में जो है कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो उसके मुंह में लार आने लगता था। उसी प्रकार है जैसे प्रकाश पड़ने से आंखों का बंद होना, हाथ में पिन चुभने से हाथ का हट जाना, गर्म चीज पर हाथ पड़ने से हाथ का हटा लेना, ये सब उत्तेजना के नियंत्रण में होता है। इसलिए इसे कहते हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। दूसरा कौन सा व्यवहार है इनका? दूसरा व्यवहार है इनका सक्रिय व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। और स्किनर का सिद्धांत भी इसी व्यवहार पर आधारित है। सक्रिय व्यवहार क्या होता है? यह व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। इसमें प्रयोज्य की स्वेच्छा निहित होती है। जब तक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए तत्पर नहीं होगा और ऑपरेंट व्यवहार घटित नहीं होगा, मतलब इसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है। अगर वो चाहे कोई कार्य करने को तो ही करेगा, अगर नहीं उसका मन है तो वो नहीं करेगा। तो ये है सक्रिय व्यवहार। जैसे स्किनर के प्रयोग में चूहे का व्यवहार ऑपरेंट व्यवहार है। वो जबरदस्ती उससे नहीं कराया जा सकता, उसका मन करेगा तो वो करेगा। जैसे आपके घर कोई आया हुआ है तो अगर आपका मन, बेल बजाता है वो, तो आपका मन करेगा आप दरवाजा खोलेंगे, आपका मन नहीं करेगा तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो आपको हटाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उस पर जबरदस्ती रखे रहेंगे। तो ये होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और सक्रिय व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है। फिर क्या है? जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल की घंटी बजने पर दरवाजे का खोलना ना खोलना किसी व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो ये हो गया सक्रिय व्यवहार। अब स्किनर का प्रयोग क्या था? स्किनर का प्रयोग सक्रिय व्यवहार पर आधारित है। और स्किनर ने अपने प्रयोग में सफेद भूखे चूहे और कबूतर पर किया था। किस पर किया था? कौन सफेद, ये पूछ सकता है एग्जामों में कि चूहा किस रंग का था, तो वो सफेद भूखा चूहा था, ये जरूरी है। और कबूतर पर किया था। इन्होंने 2 पर प्रयोग किए थे, सफेद भूखे चूहे पर और कबूतर पर किया था। क्या था इनका प्रयोग? ये था स्किनर बॉक्स। इस तरह से कुछ था स्किनर बॉक्स जिसमें इन्होंने प्रयोग किया था। ये बॉक्स था पूरा, इसमें चूहा है, ये सफेद चूहा है और यहाँ पे लीवर लगा हुआ था जिससे दबने से भोजन आता था। और ये देखिए बल्ब है लगा हुआ है, जैसे दिखाई देता था चूहा जब व्यवहार करता था। ये चूहा हो गया। ये स्पीकर था जो जब लीवर दबता था तो इससे खट की आवाज आती थी और लीवर दबने पर यहाँ से भोजन ट्रे में गिरता था। ये है स्किनर बॉक्स। इन्होंने जिस बॉक्स में प्रयोग किया था उसका नाम था स्किनर बॉक्स, चूहे का प्रयोग जिसमें किया था। और ये है कबूतर का बॉक्स, कबूतर बॉक्स इसको कहते थे, जिसमें इन्होंने कबूतर का प्रयोग किया था। तो क्या था इनका प्रयोग, ये देखते हैं हम लोग।
स्किनर ने प्रयोग हेतु एक बक्सा तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्किनर बॉक्स। थॉर्नडाइक ने किसमें किया था? उसे कहते थे पहेली पेटिका, पजल बॉक्स, लेकिन स्किनर के बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते थे। इस बक्से में एक लीवर लगा था, यहाँ पे देखिए एक लीवर लगा था, जैसा कि बताया हमने, यहाँ लीवर है जिसे एक प्याली से संबंधित किया गया था तथा लीवर के पास से ही चूहे को अंदर करने के लिए एक छेद बना होता था जिससे चूहे को अंदर किया जाता था और लीवर के दबने से खट की आवाज आती थी और प्याली में खाना आ जाता था। इस बक्से में एक सफेद भूखा चूहा लीवर के पास बने मार्ग से अंदर किया जाता है। चूहा पहले इधर उधर घूमता, उछलता, कूदता है और फिर स्वाभाविक रूप से चूहे से लीवर दब जाता है जिससे खट की आवाज के साथ प्याली में भोजन आ जाता है और चूहा खा लेता है। फिर ऐसा उसने कई बार किया, बाद में कई बार लीवर दबकर खाना मिल जाने पर देखता है चूहा कि वह लीवर के देखा जाता है कि चूहा जो है वो लीवर के आसपास ही रहने लगा। उसे जब भूख लगती वो लीवर को दबाता और खा लेता। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी क्रिया के पश्चात ही कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, जैसे इसमें चूहा क्रिया करता है तो भोजन मतलब उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, तो इस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, तो चूहे को भोजन मिलता है, इससे उसकी शक्ति बढ़ती है, वो बार बार लीवर को दबाता है और भोजन उसको प्राप्त हो जाता है और वो खा लेता है। और दूसरा प्रयोग जो था उन्होंने कबूतर पर किया था। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक अन्य विशेष संयंत्र का उपयोग किया जिसे क्या कहते हैं? कबूतर पेटिका कहते हैं। इसे कबूतर पेटिका कहा जाता है। चूहे का जिस पर प्रयोग किया था उसे स्किनर बॉक्स कहते थे, लेकिन जिस पर कबूतर का प्रयोग किया था उसे कबूतर बॉक्स या पिजन बॉक्स कहा जाता है। कबूतर के साथ किए जाने वाले अपने इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। इस प्रयोग में ये है प्रयोग कबूतर बॉक्स। ये इस प्रयोग में कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ और इस दाने द्वारा कबूतर को अपने ही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जिस तरह से चूहे ने एक बार उससे लीवर दबा और भोजन आ गया, उस तरह से बार बार क्रिया करते हुए उसे पता चल गया कि ये लीवर दबने से भोजन की प्राप्ति होती है। उसी तरह से कबूतर का भी था, तो कबूतर भी चोंच मारता उस स्थान पर और उसे दाना प्राप्त हो जाता है। इससे क्या हुआ? उसके व्यवहार में शक्ति आई, उस व्यवहार को वो बार बार करने लगा, उसके व्यवहार में पुनर्बलन मिला। तो इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी ओर सिर घुमाकर चोंच मारने की क्रिया द्वारा दाना प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। ये है इनका ऑपरेंट बिहेवियर स्किनर का। इन्होंने सफेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। फिर क्या है? ये है स्किनर के प्रयोग में चूहे के द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में अन्वेषी व्यवहार किया जाता है। अन्वेषी मतलब खोज, मतलब चूहे को पहले नहीं पता होता है कि भोजन कहाँ से मिलेगा, तो वो उछलता कूदता इधर उधर घूमता है, फिर उससे लीवर दब जाता है अचानक। तो ये हुआ अन्वेषी व्यवहार। जिस तरह से थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली कूदती है, उसी तरह से ये अन्वेषी व्यवहार। तो इसे कहा जाता है कि अन्वेषी व्यवहार। और भोजन प्राप्त होने के पश्चात सक्रिय व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, और जब उसे भोजन मिलने लगता है तो वह सक्रिय व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है कि चूहे का जब मन करता है तो वो लीवर को दबाता है और भोजन आ जाता है, वो खा लेता है। स्किनर ने दूसरा पॉइंट है, स्किनर ने अपने उपन्यास वाल्डेन 2, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्डेन 2 में व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण एवं नियंत्रण पुरस्कार द्वारा किया जा सकता है, ये बताया इन्होंने। और इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अधिगम, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। फिर अगला पॉइंट है, सक्रिय अनुकूलन को साधन अनुकूलन कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन को और किस नाम से जानते हैं? साधन अनुकूलन। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, स्किनर के अनुसार व्यवहार प्राणी या उसके अंग की गति है। व्यवहार क्या होता है? कि प्राणी या उसके अंग की गति है। यह गति या तो प्राणी में स्वयं होती है या किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के क्षेत्र में आती है। ये फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। स्किनर के अनुसार सबलीकरण उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में अनुकूलन से संबंधित है। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में सबलीकरण जो होता है वो अनुकूलन से संबंधित होता है। इसे क्या कहते हैं? एसआर विथ रीइंफोर्समेंट। एसआर विथ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। फिर अब ये सबलीकरण क्या होता है जानते हैं। सबलीकरण सबलीकरण एक उद्दीपक घटना होती है जो कि एक अनुक्रिया के साथ उचित काल संबंध में घटित होती है और उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को बढ़ाने या दोहराने की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे लीवर के दबने पर भोजन का प्राप्त होना सबलीकरण कहलाता है, और इससे लीवर दबाने की घटना में बल मिलना सबलीकरण का सुदृढ़ीकरण होना है। जैसे
हम लोग का एग्जाम है और हम लोग अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, तो ये हुआ सबलीकरण। लेकिन हम फिर कोशिश करने लगते हैं कि इसी तरह से हमारे अच्छे नंबर आते जाएं और उसके लिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं, तो ये हो जाता है सबलीकरण का सुदृढ़ीकरण। इसी तरह से चूहे का भी है कि चूहा एक बार लीवर दबाता है, उससे लीवर दबता है और उसको भोजन मिलता है, वो सबलीकरण कहलाता है। और वो बार बार लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करने लगा, उससे उसके सबलीकरण में क्या हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ। आई होप आप लोगों को सबलीकरण समझ आया होगा। फिर सबलीकरण के प्रकार भी होते हैं। सबलीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं? सबलीकरण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक सबलीकरण, दूसरा है ऋणात्मक सबलीकरण, तीसरा है प्राथमिक सबलीकरण और चौथा है द्वितीयक सबलीकरण। 4 सबलीकरण हो गए। फिर 4 सबलीकरण के प्रकार हो गए। पहला देखते हैं कौन सा है। पहला है धनात्मक सबलीकरण। धनात्मक सबलीकरण किसे कहते हैं? प्राणी के द्वारा कुछ पाने के लिए अनुक्रिया करना धनात्मक सबलीकरण कहता है, और इसमें आने वाले उद्दीपक जो होते हैं वो धनात्मक सबलीकरण कहलाते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन की प्राप्ति, ये हो गया धनात्मक सबलीकरण। इसे S प्लस इंडिकेट करते हैं। इसमें जो है प्राणी कुछ पाने के लिए व्यवहार करता है। और फिर दूसरा कौन सा है सबलीकरण का प्रकार? दूसरा है ऋणात्मक सबलीकरण। ऋणात्मक सबलीकरण क्या होता है? ऐसे उद्दीपक जिनकी अनुपस्थिति में अनुक्रिया शक्ति बढ़ जाती है, वह ऋणात्मक सबलीकरण कहलाता है, और इसे S माइनस से इंडिकेट करते हैं। धनात्मक को S पॉजिटिव से और इसको S नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। जैसे यदि एक बालक कुत्ते के डर से भोजन नहीं करता है और कुत्ते को हटा देने पर वह भोजन करने लगता है, तो इस स्थिति में कुत्ते की अनुपस्थिति में अनुक्रिया बढ़ जाती है। मतलब यहां से कोई चीज हट रही है तो उसकी अनुक्रिया बढ़ रही है। तो ये हो गया ऋणात्मक सबलीकरण। सॉरी, ये सबलीकरण रहेगा, और इसे S माइनस से इंडिकेट करते हैं। और फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दंड ऋणात्मक सबलीकरण का कार्य नहीं करता है। दंड जो होता है वो ऋणात्मक सबलीकरण का कार्य नहीं करता है, किंतु दंड को ऋणात्मक सबलीकरण समझ लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर होता है। ऋणात्मक सबलीकरण जो होता है वो अपनी अनुपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे कुत्ता है, कुत्ते को हटा देने से शक्ति बढ़ गई, लेकिन दंड ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा शरारत कर रहा है और आप वहां दंड उपस्थित कर दें तो उसकी अनुक्रिया तो उसकी बदमाशी जो है वो हट जाएगी और वो अपनी अनुक्रिया को करने लगेगा। और मतलब जो है दंड क्या होता है कि किसी अनुक्रिया की शक्ति को कमजोर करता है। जैसे बालक बदमाशी करता है तो उसके सामने अगर दंड लाया जाए तो उसकी बदमाशी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी क्रिया जो रहती है वो कमजोर हो जाती है। तो दंड जो होता है एक अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को घटा देता है, लेकिन ऋणात्मक सबलीकरण जो होता है उसके हटाने से अनुक्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है उसकी शक्ति। ये होता है अंतर। फिर है प्राथमिक सबलीकरण किसे कहते हैं? प्राथमिक सबलीकरण, इस सबलीकरण में उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया प्रभावी हो जाती है और इसका संबंध शारीरिक आवश्यकता से है। प्राथमिक सबलीकरण का संबंध किससे है? इसका संबंध होता है शारीरिक आवश्यकता से। जैसे भूख लगने पर भोजन मिलना, ये प्राथमिक सबलीकरण है। प्यास लगने पर पानी का मिलना, नींद आने पर सोना, ये सब है जो, ये सब प्राथमिक सबलीकरण के उदाहरण हैं। और सुरक्षा स्थापित करना, जैसे चूहे का लीवर दबाकर खाना प्राप्त कर लेना, ये सब प्राथमिक सबलीकरण के उदाहरण। फिर द्वितीयक सबलीकरण क्या है? द्वितीयक सबलीकरण में वे उद्दीपक आते हैं जो प्राथमिक सबलीकरण के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण अनुक्रिया को सबल बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात द्वितीयक सबलीकरण वे उद्दीपक है जिनमें स्वयं में सबलीकरण करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु प्राथमिक सबलीकरण के साथ जुड़कर सबलीकरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी के द्वारा कोई सबलीकरण नहीं होता है। पहले जब वो भोजन के साथ उसको उपस्थित किया जाने लगता है तो उसका उससे अनुकूलन होता है। तो घंटी क्या हो गया? द्वितीयक सबलीकरण। तो उसे ही कहते हैं जो प्राथमिक सबलीकरण के साथ उपस्थित होने लगे और धीरे धीरे द्वितीयक के साथ भी अनुकूलन हो जाए, तो उसे ही कहते हैं द्वितीयक सबलीकरण। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी जो थी वो द्वितीयक सबलीकरण का कार्य करती है। तो ये हो गए सबलीकरण के 4 प्रकार: धनात्मक, ऋणात्मक, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर अगला क्या है? अगला है स्किनर। शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर के सिद्धांत का क्या महत्व है? सबसे पहला है अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन क्या होता है कि मशीन से शिक्षा प्राप्त करना। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गए, ये सब मशीन ही तो है। इन पे हम कोई चीज टाइप करते हैं या बोलते हैं तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो ये हो गया अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। फिर है मनस्तापी बालकों का प्रशिक्षण। फिर थर्ड है शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार एवं प्रशंसा का संबंध इसी सिद्धांत से है, कि जैसे किसी बालक से हमें अच्छा कार्य करवाना है तो हम उसके सामने पुरस्कार रखें तो वो इस कार्य को करने लगेगा, और फिर जब उसे पुरस्कार मिलता है तो उसके पुनर्बलन में वृद्धि होती है, वो उस कार्य को बार बार करता है।
फिर व्यवहार को अपेक्षित रूप देने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। फिर विषय वस्तु को छोटे पदों में प्रस्तुत करना और अधिगम में स्वक्रिया को महत्व देना, व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, ये सब इस सिद्धांत की प्रमुखता है। फिर छठा है, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कोई बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, और जब कोई बालक गलत कार्य कर रहा है तो उसे ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटाना चाहिए। ये हो गया इस सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। इससे बालक में स्वक्रिया करने की क्षमता विकसित होती है, और इस सिद्धांत को अपनाने से बालकों में सदा के लिए परिणाम की तृप्ति हेतु वो तत्पर होते हैं। इस सिद्धांत के प्रभाव से शिक्षण विधियों को उनकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके अध्ययन के प्रति उनकी रुचि जागृत की जाती है। तो ये हो गया स्किनर के प्रयोग का शिक्षा में महत्व। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पूरा, और हमने इस वीडियो में पूरे की पॉइंट और स्किनर के पूरे सिद्धांत को कवर किया है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सारे पॉइंट को ध्यान देने की जरूरत है, इन सबको नोट कर लें आप लोग, कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा। इस सिद्धांतों के नाम जो है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। इनकी बुक के नाम भी पूछा जाता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। तो ये हो गया स्किनर का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को कोई जो प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।